हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जा रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों में। और हाल ही में अभी एक मेडिकल में एक चीज़ जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसका नाम है पंचकर्मा ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। काफ़ी लोग एलोपैथी की साइड भी जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग आयुर्वेदा को भी पसंद कर रहे हैं। तो आइए, हम आज आए हैं रजौरी गार्डन में डॉक्टर चंचल के पास, तो जानेंगे इनसे कि मैम पंचकर्मा क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है। बेसिकली आयुर्वेद में जो है वो शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा, इस तरीके से दो तरीके से बताया गया। अगर मैं आम भाषा में बात करूँ तो शोधन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन और शमन चिकित्सा मतलब जो मेडिसिन ट्रीटमेंट आप देते हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी जो है वो 3 चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज्ड है, वात पित्त और कफ दोषा। तीनों दोषास अगर समन्वय अवस्था में रहते हैं तो आपकी बॉडी में डिजीजेज होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर कोई भी दोषा ओवर एग्रीवेट हो जाता है तो उसके रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं वो आपकी बॉडी में आते हैं। अब ये दोषास जो हैं वो एग्रीवेट कैसे होंगे? जब आप उस तरीके का लाइफस्टाइल जिएंगे या उस तरीके का खान पान आपका रहेगा तो ये दोषास डिस्टर्ब होते हैं। तो जब आप पंचकर्मा चिकित्सा करते हैं तो उनकी वजह से जो दोषास डिस्टर्ब हुए हैं उसको एट द अर्लीस्ट नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, या आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो समन्वय अवस्था में लाने के लिए पंचकर्मा बहुत मदद करता है। तो पंचकर्मा एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, वो तीनों दोषास के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इसमें 5 कर्म है, मतलब वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ती और रक्तमोक्षण। तो वमन पंचकर्मा जो है वो आपकी बॉडी में ऐसा वॉमिटिंग मेथड के थ्रू, एक मैं जस्ट एक वर्ड यूज कर रही हूँ, अगर आयुर्वेदिक वाले लोग सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, बट आम भाषा के लिए, आम जनता के हिसाब से ये एक वॉमिटिंग मेथड है जिसमें आप पहले कुछ पूर्व कर्म करते हैं, कुछ प्री प्रिपरेशन होती है जिससे टॉक्सिन्स आपके स्टमक में एक्यूमुलेट होते हैं। उसके बाद आपको वॉमिटिंग कराकर वो टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश आउट किया जाता है। इसके बाद जो विरेचन प्रोसेस है वो जो है वो पर्गेशन मेथड है टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए। तो मोशन के थ्रू मेडिसिन टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का तरीका है। इसी तरीके से उसके बाद नस्यम चिकित्सा है, जो नोज में मेडिसिन डाली जाती है और वो आपके जो शिरो रोगाज हैं, जो आपके ब्रेन से रिलेटेड और आपके ऊर्ध्व जत्रुगत रोगाज हैं, उसको रिकवर करने में मदद करता है। देन बस्ती चिकित्सा है, वात दोषा के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा बोली है। इनफैक्ट ये बोला है कि बस्ती अर्ध चिकित्सा, अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वात दोषा जो है वही आपके बाकी दोषास के हिसाब को समन्वय अवस्था में रखने का काम करता है, आपकी बॉडी को, नर्वस सिस्टम को पूरा चलाता है। तो वात को बैलेंस करने के लिए बस्ती ट्रीटमेंट देते हैं और इसमें ये एक तरीके से एनीमा प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें मेडिकेटेड ऑयल्स, मेडिकेटेड हर्ब्स का डिकॉक्शन बना के उसको इंसर्ट किया जाता है पर एनएस, और फिर उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। और लास्ट है रक्तमोक्षण, जो ब्लड इम्प्योरिटीज़ हमारी बॉडी में रहती हैं उसको रिमूव करने का तरीका है। तो ये 5 पंचकर्मा चिकित्सा वाली बोली जाती है। ये 5 कर्मा पेशेंट के दोषास की अवस्था को देखते हुए डिसाइड की जाती है और उसमें से कौन सी पेशेंट को कौन सा करना है या सारी करनी है तो किस तरीके से प्लान करना है, वो सब जो डॉक्टर्स हैं वो अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन मैम आपसे ये करेंगे कि काफ़ी लोग हैं अपने एक मुद्दे के ऊपर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो है इनफर्टिलिटी। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि आजकल लोगों में ये इतनी कॉमन क्यों देखने को मिल रही है, क्या कारण है इसका? बेसिकली जैसे मैंने बोला कि हमारी बॉडी में दोषास का डिस्टर्बेंस जो है वो प्रॉब्लम करता है। हमारा जो शुक्र धातु है वो हमारी अंतिम धातु है और उससे पहले हमारी 7 धातुएं, जैसे रस धातु, रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और ऐसे उत्तरोत्तर धातु का पोषण होता है, यानी उसका नरिशमेंट होता है। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है या जो हमारा खान पान है वो इतना अच्छा नहीं है कि हमारी जो अंतिम धातु है, जो शुक्र धातु है, उसका पोषण ठीक से हो सके। तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं और इसी में जो एड ऑन करने का काम करता है वो हमारा लाइफस्टाइल है। हम लोग रात को लेट तक जागते हैं, मॉर्निंग में लेट तक सोते रहते हैं, दिन में जो लोग फीमेल्स घर में रहते हैं उन्हें दिन में सोना की हैबिट आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी है वो सूर्य से चंद्रमा की गति के हिसाब से चल रही होती है। तो अगर आपने सुबह 1 बजे सोना है, 2 बजे सोना है और आपने 10-11 बजे उठना है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में दोषास डिस्टर्ब होने ही वाले हैं और वो आपकी पूरी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। तो इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ दैट रिजल्टेंट। अदर देन डैट आपका डाइट जो है वो भी बहुत कॉम्प्रोमाइज है। एक तो जो भी चीज़ें हमें आज के टाइम में मिल रही हैं वो सब एडल्टेड मिलती हैं। हम फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में जो भी है वो सबके सामने ही है। आप लोग तो न्यूज़ में हो तो आप देखते हैं कि कैसे वो फेक मिल्क बनाया जाता है, फेक प्रोटीन बनाया जाता है या फिर इंजेक्शंस का इतना इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीज़ें जब बॉडी में जाती हैं तो वो
अल्टीमेटली वो हार्मोन्स यूज हो रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब रिजल्टेंट्स हमें उसी के मिलते हैं। मैम जैसे कि आजकल बच्चे हो भी रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनको कि कईयों को पैदा होते हैं शुगर प्रॉब्लम आ रही है, आइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही है, जैसे बोल लेट रहे हैं, चल लेट रहे हैं, तो ये सब भी क्या ये हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रहा है? देखिए आज के टाइम में तो आइडियली अभी बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें अगर आपको अल्ट्रासाउंड में कुछ भी ऐसे डाउट्स लगते हैं तो आप उन चीज़ों को अकॉर्डिंगली एक डिसीजन ले सकते हैं। बट येस डेफिनेटली अभी जेनेटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस प्रेगनेंसीज। तो उसका रीज़न यही है कि हमारा लाइफस्टाइल और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं, इसीलिए आयुर्वेद में हम बीज संस्कार को बहुत मोटिवेट करते हैं कि अगर आपका बीज अच्छा है, यानी कि मेल का स्पर्म अच्छा है, फीमेल का एग अच्छा है, तो आपका जो बेबी बनने वाला है, जो उन दोनों के समन्वय से एक नया जीवन आने वाला है, वो हेल्दी रहता है। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या किसी की फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की और आप बीज संस्कार करके वापस प्रोसेस करते हैं, तो मतलब नेक्स्ट बेबी प्लान करते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि वो चीज़ें उस बच्चे में उतनी ज़्यादा कैरी फॉरवर्डेड ना हो। तो इस तरीके से एक हेल्दी स्पर्म से और हेल्दी एग से एक हेल्दी बेबी लाया जा सकता है। जैसा कि आपने इनफर्टिलिटी की बात करी, कॉमन हो रही है आज के टाइम में, तो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, और तो कैसे डील करें एक अगर कोई सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम से तो कैसे डील किया जा सकता है? देखिए मैं यही कहूँगी कि तुरंत एकदम हड़बड़ी में ना बहुत एडवांस स्टेप्स लेना, जैसे कि डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे जाना, डेट इज़ नॉट ओके। आपको पहले अपनी बॉडी को बैलेंस करना चाहिए, इसीलिए उसके फेलियर्स भी इतने तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। फिर इंसान को लगता है कि ये तो लास्ट स्टेप था और इसी में हार गए तो अब क्या करें, वो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस देता है। तो बेटर ये है कि पहले आप अपनी बॉडी में इवेल्युएट करें कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, क्यों मैं इस प्रॉब्लम पे खड़ा हूँ। सपोज आपको पीसीओडी हो गया है तो वो आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आप उस कंडीशन में अगर कोई और टेक्निक के थ्रू बेबी प्लान करना भी चाहते हैं तो वो भी आपको ज़्यादा फेलियर देता है। तो पहले बॉडी को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप वो कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रेगनेंसी अचीव कर पाते हैं। मैम जैसे हमने बात की कि आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी, लोग ज़्यादा एलोपैथी की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि उन्हें शायद रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। तो आयुर्वेदिक का प्रोसेस क्या रहता है? अगर कोई भी पर्सन आए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए तो कैसे आप उन्हें डील करते हैं, कैसे क्योर करते हैं, और रिजल्ट कितने टाइम में पॉसिबिलिटी है कि देखने को मिलता है? देखिए अगर कोई पेशेंट आईवीएफ कराने जाता है तो भी सिर्फ 30% केसेस में 3 मंथ्स का जो आईवीएफ का प्रोसेस है उसमें सक्सेस होने के चांसेस होते हैं, और बाकी केसेस में इट में टेक मल्टीपल साइकिल्स। इनफैक्ट अगर आप किसी भी कोई भी पेशेंट से आप पूछेंगे तो इट इज़ क्लियरली टोल्ड टू द पेशेंट कि फर्स्ट साइकिल में सक्सेस होगा हम उसके लिए नहीं कह सकते, सेकंड साइकिल तक जाना पड़ सकता है। तो सेकंड साइकिल तक जाते जाते आपका साल भर निकल ही जाता है। अगर आपने उसका 50% टाइम भी आयुर्वेद को दिया तो मुझे लगता है कि आप उससे बेहतर सक्सेस आयुर्वेद के थ्रू अचीव कर सकते हैं। प्लस उससे आपकी बॉडी को कोई हार्म भी नहीं हो रहा है और आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी अचीव कर पा रहे हैं। तो जैसे कि ये हमने बात करी कि अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, उसमें आया है कि पर्सन्स में वाई क्रोमोसोम जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहना है कि मतलब आजकल जो है वो फीमेल्स ज़्यादा बॉर्न हो रही हैं, मेल्स बहुत कम, रेयर उनका वो हो गया। तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहें? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वाई क्रोमोसोम डिसअपियर हो गया है। ऐसा हो भी नहीं सकता है। जब तक मेल फैक्टर्स हैं तब तक वो मेल, अगर XY और XX मिल रहा है और अगर मेल होना है तो XY ही आएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मेल्स की फर्टिलिटी भी इम्पैक्ट हो रही है, और जो मेल चाइल्ड होता है वो हमेशा मेल स्पर्म पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि ये सारे फैक्टर्स में जब भी कोई इनफर्टिलिटी से जूझ रहा होता है तो हमेशा फीमेल टारगेट किया जाता है। मतलब मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिसमें मेल के रिपोर्ट्स तक नहीं कराए जाते और पूरा फोकस फीमेल पे किया जाता है। तो अगर आप मेल स्पर्म को भी उतना ही स्ट्रेंथ दोगे तो फिर डेफिनेटली वो मेल स्पर्म का ही रिजल्टेंट आने वाला है। तो ये जो एक डायरेक्शन डाइवर्जन है कि टोटली फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, क्योंकि इनफर्टिलिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको अगर हम बैलेंस आउट कर लें और हम मेल एग पे भी उतना ही काम करें, उनकी क्वालिटी पे भी उतना ही काम करें। क्योंकि मेल्स को कैसा रहता है ना कि मेरा काउंट अच्छा है, मेरा मोटेलिटी अच्छा है, मेरा मॉर्फोलॉजी अच्छा है, तो सब अच्छा है, लेकिन व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द स्पर्म? तो अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको रिजल्टेंट्स अच्छे मिलते हैं। तो यही एक लैक्यूना हो सकता है कि वो जो रेशो है वो थोड़ा थोड़ा डिटोरिएट हो रही है। लेकिन आज के टाइम में जागरूकता फैल रही है और आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा वाजीकरण द्रव्य दिया गया है जो मेल्स पे बहुत काम करता है। और अभी मेल्स खुद से आके भी सामने से पूछते हैं कि आप हमें भी कुछ दे दीजिए ताकि हमारा एग स्पर्म क्वालिटी अच्छा हो जाए या हमारा एग अच्छा रहे और हमें हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने में हेल्प मिले। बट रीज़न यही है इसका, और इसके सॉल्यूशंस भी अब लोग खुद से जागरूक हो रहे हैं तो वो फैल रहा है, और बाकी जो लोग देखेंगे वो भी इससे मोटिवेट होंगे। जैसे मैम आजकल की जनरेशन ज़्यादा अल्कोहल की तरफ जा रही है,
स्मोकिंग करने मेल्स जो हैं, फीमेल्स भी इवन स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ये सब, तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है आपकी इनफर्टिलिटी का? डेफिनेटली कोई भी एडिक्शन जो है वो आपको इनफर्टिलिटी रिजल्टेंट में देगा ही देगा। जैसे मैंने बोला कि शुक्र धातु हमारी अंतिम धातु है। जब आप इन सब एडिक्शंस में रहते हैं तो आप अपनी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स डेली बेसिस पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और आपकी बॉडी इन टॉक्सिन्स को एक लिमिट तक ही डाइजेस्ट कर सकती है। उसके बाद वो अपने जो इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। तो रिजल्टेंट में आपका इक्वालिटी टोटली डिटोरिएट हो जाता है, आपका यूट्रस की हेल्थ अच्छी नहीं होती है, और वहां तक जाने से पहले वाली धातुओं से रिलेटेड जो डिजीजेस है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब अभी आप ऐसा मानो 10 में से 2 फीमेल को थायराइड का प्रॉब्लम है, 10 में से 6 फीमेल्स को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, और इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, कोलेस्ट्रॉल आजकल यंग बच्चों का एग्रीवेटेड है, आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स इतनी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं सब का रिजल्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इसकी वजह से, जो लोग इसमें नहीं है उनको भी प्रॉब्लम्स है, बट रीजंस आर डिफरेंट और वो नंबर कम है, लेकिन इन सब का रिजल्टेंट डेफिनेटली मिलता ही है देखने के लिए। तो मैम बेसिकली आप मतलब क्या सजेशंस जो हैं वो लोगों को देना चाहेंगे कि जिससे वो थोड़ा सा मतलब, या डाइट कुछ बता सकते हैं या कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस बता सकते हैं जिससे हम ये प्रॉब्लम ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे इतना जड़ से इतनी जल्दी, बट हाँ उसे थोड़ा सा क्योर कर सकें? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी, आयुर्वेद बोलता है कि जीवन जीने के लिए त्रय उपस्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार मतलब आपका डाइट। आपका डाइट जो है जितना हो सके जंक फूड मत खाइए, हेल्दी फूड की तरफ जाइए, जितनी एडिक्शंस हैं उसको टोटली अवॉइड कीजिए। देन आहार के अंदर आपका सही समय पे खाना भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप डिनर स्किप कर देते हैं, रात को 2 बजे आके खाना खा रहे हैं, खाना खाते ही सो जाते हैं, या सुबह का ब्रेकफास्ट आपका 11 बजे हो रहा है क्योंकि उठ ही रहे हो 10 बजे, 12-1 बजे तक करते हो। कुछ फीमेल्स की तो ऐसी हैबिट है, पूरा घर के सब लोग जब चले जाएंगे पूरा घर का काम हो जाएगा, उसके बाद जाके वो पूजा पाठ करेंगे, नहाएंगे, और फिर 1 बजे 2 बजे जाके खाना खाते हैं। तो ये जो आहारचर्या है, आहारचर्या भी उतनी ही मैटर करती है जितना आहार मैटर करता है। लोग बोलते हैं ना हम तो एकदम हेल्दी खाते हैं फिर क्यों गए, अरे पर आप खा किस तरीके से रहे हो वो भी मैटर करता है ना। तो ये आपको सेटल करना पड़ेगा। देन स्लीप पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप दिन का रात और रात का दिन नहीं बना सकते हो। आपको टाइम से सोना और टाइम से उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें 10 साढ़े 10 तक सो जाएं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाएं। देन ब्रह्मचर्य यानी आपका लाइफस्टाइल। लोग रात को जाके जिम करते हैं। आयुर्वेद तो क्लियरली बोलता है कि रात को व्यायाम करने से आपकी आयु का हानि ही होने वाला है, आपको कुछ वृद्धि नहीं मिल रही। तो जो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से वो कर रहे हैं, चाहे उसके लिए जो भी XYZ फैक्टर्स हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा, जो भी सिचुएशंस है, लेकिन आपको उस शेड्यूल को तो बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो व्यायाम का समय मॉर्निंग का है, आपको मॉर्निंग में ही करना चाहिए। तो एक्सरसाइज मॉर्निंग में हो, आपका योगा मॉर्निंग में हो, आपका वॉक रेगुलर बेसिस पे चाहिए। लोग इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ऐसा बोलते हैं तो दिन भर भागी तो रहते हो, अब अलग से क्यों करना है? अलग से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी बॉडी में जिस समय पे आप सिर्फ अपने बॉडी, माइंड और सोल पे कंसंट्रेटेड हो, उस टाइम पर ही वो जो किया जा रहा है वो आपकी बॉडी के लिए है। और जिसमें आपका दिमाग इस चीज है, सपोज आप दौड़ रहे हो, आपने सोचा मैं एक स्टॉप पहले उतर जाऊंगी और मैं दौड़ के ऑफिस चली जाऊंगी तो मेरी वॉक भी हो जाएगी, लेकिन दैट इज अ टाइम जिसमें आपका पूरा कंसंट्रेशन है कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट तो नहीं हो गया। वो आपके हार्ट पे यानी आपके मन पे सिर्फ एक्स्ट्रा प्रेशर ही देने वाला है। दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ रिलीफ इन एनीथिंग। तो आप जिस पर्पस से कर रहे हो वो पर्पस कभी सॉल्व नहीं होता। उससे बेटर है कि आप आधा घंटा अपनी बॉडी को वैसे ही दे दो। तो आप अपनी बॉडी को अगर 30 मिनट्स का डीवी देते हो तो उसमें रिजल्ट में उसमें चेंजेस आपको नेचुरली देखने को मिल जाएंगे। तो इन 3 स्तंभों पे अगर आप काम कर लेते हो तो आपकी बॉडी वैसे ही बैलेंस आउट हो जाएगी। जैसे आपने बात करी एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में लोगों को योगा ज़्यादा प्रेफर करें या फिर जिम ज़्यादा बेटर रहेगा? अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं तो ये कहूँगी कि करना जरूरी है। आप कुछ तो करो, सिंपल वॉक करना स्टार्ट करो, बट एटलीस्ट कुछ करो, क्योंकि कुछ करेंगे तो वो बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड कर पाएगी। उससे आपकी अग्नि अच्छी होती है, आपकी जठराग्नि अच्छी है तो आपकी चीज़ें बेटर रिस्पॉन्ड करती हैं। तो मैम लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? हेल्दी खाएं, हेल्दी जिएं और सही समय पे खाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ के लिए आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, अगर वही आपको नहीं मिली तो क्या फ़ायदा। आयुर्वेद बोलता है कि आरोग्यता जो है वो सबसे बड़ा धन है, और अगर आप आरोग्य ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। आरोग्यता मतलब हेल्दी लाइफ। अगर आप हेल्थ में अच्छे नहीं हैं, आप रोज़ 100 बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो इससे बेटर है कि आप शांत होकर एक जगह बैठ जाएं। तो अपने आप को समय दें, अपने बॉडी के बारे में सोचें, अपनी बॉडी को समय दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से लोग संकोच करते हैं, आसपास में शेयर नहीं करते हैं, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये भी आज के समय में एक कॉमन प्रॉब्लम है। शायद आपके आसपास के लोग आपसे शेयर नहीं करते, बट ऑलमोस्ट हर घर में एक इनफर्टाइल कपल आपको आज के टाइम में मिल ही जाता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और इसके लिए बहुत हड़बड़ी ना जाएँ, हड़बड़ी में ना भागे और नेचुरल ट्रीटमेंट अपनाएं। वो आपको बॉडी भी बेटर करके देगा और आपको एक हेल्थी बेबी अचीव करने में भी मदद करेगा। और मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो,
दोनों को अपने बारे में सोचना चाहिए, दोनों ही इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट फीमेल्स ओनली। सो गाइज, ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंचल, और काफ़ी हमने अच्छी बातचीत करी, काफ़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें यहाँ से मिले। तो अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।